नमस्कार, आप देख रहे हैं भारता फर्स्ट। ये है देश विदेश नीति और मैं हूं फ्रैंक राउजन पेरेरा। आपके सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। भारता फर्स्ट टीम एक डेली क्विज चलाती है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारता फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के उसमें भाग भी ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देश विदेश नीति में आज बात करते हैं भारत और अमेरिका के क्लाइमेट पार्टनरशिप के बारे में। और आज मेरे साथ देश विदेश नीति में जुड़े हुए हैं आर रश्मि, पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दिलीप सिन्हा, पूर्व राजदूत, और उर्मी गोस्वामी, असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है भारता फर्स्ट में। और शुरू करते हैं आज की चर्चा। और शुरुआत में शुरू करना चाहता हूं रश्मि जी से। रश्मि जी, भारत और अमेरिका के बीच में इस क्लाइमेट पार्टनरशिप के बारे में आपके क्या राय हैं? धन्यवाद फ्रैंक। ये एक अच्छी शुरुआत है और ये अच्छा कदम है। आपने देखा कि जो बाइडेन साहब ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो क्लाइमेट समिट की, उसमें कई देशों ने नई नई अपने अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य दुनिया के सामने रखे हैं। भारत ने भी अपना नया लक्ष्य रखा है और नया लक्ष्य 2030 तक का ही है। प्रधानमंत्री ने खासकर इस बात पर बल दिया कि हम 2030 तक 450 गीगावाट यानी 4,50,000 मेगावाट ऊर्जा सोलर, विंड, रिन्यूएबल और इस तरह के क्लीन एनर्जी सोर्सेज से पैदा करेंगे। इसमें काफ़ी बड़ा स्रोत सोलर और विंड का रहेगा। न्यूक्लियर और हाइड्रो तो पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनका एक लिमिट है। लेकिन अब ज़्यादातर बढ़ोतरी सोलर और विंड की होने वाली है, लेकिन इसमें धन और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने ये फैसला लिया है कि हम आपसी सहयोग करेंगे और इस भारत को इस लक्ष्य में को पूरा करने में सहायता करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस जो दो मूल लक्ष्य हैं इस पार्टनरशिप के, सहयोग के, एक तो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, जिसका मतलब होगा क्लीन एनर्जी सोर्सेज की बढ़ोतरी करना, यानी सोलर, विंड, हाइड्रोजन जैसी नई तकनीकें हैं उन्हें पैदा करना, उसमें भारत का मदद करना। और दूसरा फाइनेंस, वित्तीय सहयोग, जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की मदद से ही, इंडस्ट्री की मदद से ही हम हासिल कर पाएंगे। तो उसमें इंडस्ट्री और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन कैसा होगा, ये पार्टनरशिप का एक मुख्य मुद्दा रहेगा। बिल्कुल। चलिए दिलीप जी, आपको लाते हैं डिस्कशन में। तो पार्टनरशिप का नाम जो रखा गया है वो है इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। तो इसको आप किस दिशा से देखते हैं और क्या नजर लेते हुए दिखता है आपको? एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कदम है। 2030 वर्ष इसलिए रखा गया है क्योंकि पेरिस समझौते में 2030 का ही टारगेट रखा गया है। प्रत्येक देश का जो भी योगदान रहेगा, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को उसे हासिल करना है 2030 तक। और प्रत्येक 2 वर्ष पर उसे एक रिपोर्ट सब देना है UNFCCC को कि उसने क्या प्रगति की है उस लक्ष्य को हासिल करने में। तो इसमें भारत के लिए 2-3 प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो भारत के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्स हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। और टेक्नोलॉजी अगर हम डेवलप नहीं करेंगे और खास करके स्टोरेज की जो समस्या है, विंड के साथ भी और सोलर के साथ भी, उसमें रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। नहीं तो दोनों ही पार्ट टाइम सोर्स होते हैं एनर्जी के। सोलर एनर्जी वो सिर्फ सुबह दिन में मिल सकता है, और विंड एनर्जी जो हवा चल रही है तब विंड एनर्जी मिलता है। तो यदि हम 450
गीगावाट जो लक्ष्य बताया रश्मि जी ने, यदि हम वो हासिल करना चाहते हैं तो हासिल करने के बाद भी हमें परेशानियां होंगी जब तक अगर हम उसमें बैटरी की जो स्टोरेज की जो क्षमता है उसे डेवलप नहीं करते हैं। तो एक तो ये सोर्स डेवलप करने में भी हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और दूसरा इसके स्टोरेज में रिसर्च की बहुत जरूरत है। रिसर्च में इस मामले में दो देश प्रमुख हैं, एक और चीन है, एक तरफ अमेरिका है। चीन के साथ हमारी जो परेशानियां है वो सबको मालूम है। तो ऐसे में हमें यदि अमेरिका का सहयोग प्राप्त होता है, जहां हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट भी काम करते हैं, तो अमेरिका के साथ मिलकर के हमारा जो सहयोग होगा उसमें एक वास्तविक साझेदारी होगी, राष्ट्रीय हित के हिसाब से भी और साथ साथ रिसर्च की दृष्टि से भी। तो इस दोनों विचारों से, और एक और बड़ी बात यह है कि बाइडेन सरकार जो नई आई है वो एक एनवायरनमेंट में बहुत दबाव डाल रही है देशों के ऊपर। तो अमेरिका के साथ बातचीत करने से ये दबाव भी हम थोड़ा कम कर सकते हैं अपने ऊपर। नहीं तो अगर हम कॉन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड लेते हैं अमेरिका के साथ, तो बेकार में झगड़ा होगा और जो विकास हम चाहते हैं वो विकास पे नहीं हो पाएगा। हमें याद रखना होगा कि चीन ने जो अपना विकास किया हर क्षेत्र में, वो अमेरिका के सहयोग से ही किया था, और अब वो चीन आंखें दिखा रहा है सबको। तो अभी यदि हम अमेरिका के साथ सहयोग करेंगे तो हम जो भी टारगेट अपने लिए रख रहे हैं 2030 तक, उसे हासिल करने में हमें आसानी होगी। दिलीप जी, एक और फॉलो अप क्वेश्चन, आपने झगड़ा की बात की तो इसको तो उठाना ही पड़ा मुझे। तो ये अभी 2 हफ्ते पहले हमने लक्षद्वीप के ईईजेड में देखा था कि ये जॉन पॉल जोन्स का जो यूएसएस का जो शिप था वो आया था उसमें, और हमने उसको अपोज किया था। वो एक मुद्दा है। एक और मुद्दा जो है वो है फार्मेसी का रॉ मटेरियल्स जो हम चाहते हैं यूएस से, वो हमें अभी देना नहीं चाहते हैं। क्या ऐसी मुद्दे हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बीच में आने की संख्या है? आने की शंका है और आती रहेगी, क्योंकि दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों में प्रेस की आजादी है, लोग बोल सकते हैं। अमेरिका में ऐसा हम जानते हैं कि अलग अलग संस्थाएं हैं, नेवी है, सेनेट है, कांग्रेस है, ब्यूरोक्रेसी है, सब संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम करती हैं। तो हम एक और सरकार के साथ स्ट्रेटेजिक समझौता कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो संस्थाएं वो अपना काम करती रहेंगी, जैसे भारत में संस्थाएं काम करती रहेंगी। तो यदि अमेरिका कोई गलत काम करता है या भारत के जिसमें कोई मनमुटाव होता है भारत में, तो हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि हमारे लोग भी बोलेंगे और अमेरिका के लोग भी बोलेंगे। लेकिन इसमें जरूरी यह है कि सरकार के जो शिखर है, जो समिट के जो लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो हमारे जो नेगोशिएटर हैं, उनमें बातचीत हमेशा जारी रहे ताकि हम एक दूसरे की बात समझ सकें। अब आपने जिक्र किया ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाला, उसमें एक मतभेद है, लेकिन एक और हम भी मानते हैं कि साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, और उस अधिकार को अमेरिका केवल साउथ चाइना सी में ही नहीं, पूरे विश्व में उस अधिकार को स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए उसे लेकर थोड़े बहुत मतभेद तो होंगे हमारे, लेकिन उस मतभेद को बढ़ने नहीं देना चाहिए। हमें बातचीत करके उसे सुलझा सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से हुआ भी है। और वही बात अभी दवा के साथ भी है। अब अभी लोगों के प्रयास जारी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस मामले में अमेरिका थोड़ी रियायत करेगा। लेकिन हमें इस बात को मान के चलना होगा कि इस प्रकार के झगड़े होते रहेंगे और आते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। उर्मी जी, दिलीप जी ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए हैं। एक तो इन्होंने बात किया है सहयोग का, और भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इस क्षेत्र में हम लोग आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसे हो सकता है कि कोलैबोरेशन ज़्यादा बढ़े, स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेके? भारत और अमेरिका की जो साझेदारी हो सकती है जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, या ये जो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, वो बहुत एक तकनीकी हो सकती है, और दूसरा है स्केल। जैसे कि आप मान लीजिए कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी की पर काम चल रही है अमेरिका में, भारत में भी। तो दोनों की पार्टनरशिप हो सकती है। इन टेक्नोलॉजी पर इनको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे देश में एक सबसे बड़ी जो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हमारे पास वित्त की कमी हो सकती है, टेक्नोलॉजी में कुछ चीजों में हम पीछे हैं, पर हमारे पास जो मैन पावर है, मतलब जो
वैज्ञानिक इस पर काम करेंगे उसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में आप स्केल पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा, ये हालांकि इस साझेदारी की अंश नहीं है। आपको याद होगा एलईडीज की जब बात हुई थी हमारे देश में, कैसे वो एलईडीज को स्केल में, मतलब इतने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी कि उसके दाम कम हुए, और एक हिसाब से बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर पाए इसी वजह से, क्योंकि अगर कम लोग होते, कम स्केल, छोटा स्केल पर होता तो उसकी दाम बहुत ज्यादा बढ़ती। और आज के दिन पर ये जो क्लीन एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी, उसकी सबसे बड़ी जो चीज जो चाहिए है वो है स्केलेबिलिटी। मतलब आप कैसे रेप्लिकेट करेंगे दुनिया के भिन्न देशों में। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी की जो आखिरी सेंटेंस थी और ये पार्टनरशिप की जो आखिरी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक है कि दूसरे देशों को भी आप वहां में भी काम कर सकते हैं। अब दूसरे जो देश हैं जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां आप तभी कर पाएंगे जब उसका जो कॉस्ट होगा वो कम होगा। तो एक जो पार्टनरशिप है हमारी इस पर हो जाए, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, ताकि उसकी दाम कम हो जाए, और जो जरूरत है जैसे ग्लोबल साउथ में, हमारे जैसे ट्रॉपिक्स में जैसे जरूरत है जो चेंजेस करने हैं, एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो सब, ये एक बहुत अच्छा एक जगह है जहां आप वो ट्राई आउट कर सकते हैं। तो एक पोर्शन वो है। और दूसरी बात है, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, दूसरी बात है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो फाइनेंशियल मॉडल्स के साथ। जैसे आप सोच लीजिए हमारे देश में जो रिन्यूएबल्स की जो सोलर और विंड की जो सबसे इतने पैमाने में हम शुरू कर चुके हैं इस क्लीन एनर्जी, एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये उपलब्धि हमारी इसलिए हुई क्योंकि हमारा जो रिवर्स ऑक्शन का सिस्टम हम लोगों ने इस्तेमाल किया ताकि उसके दाम कम हुए। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारी एक्सपेरिमेंट है। तो वैसे तो जो इनोवेशन है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, आप बिजनेस मॉडल में भी इनोवेशन करेंगे, और चलते हुए ऐसे बहुत सारी चीजों में अब इनोवेट करनी चाहिए। अमेरिका आपको अगर याद होगा, जॉन केरी के दिल्ली आने से पहले उन्होंने बात की थी एक अलायंस की, जिसमें वो इन्वेस्टर्स, बैंक्स, दूसरे सरकारों को भी इंटरेस्ट, मतलब इंडिया में निवेश करने के लिए क्लीन एनर्जी में वो एक सबको इकट्ठे लाने की बात कर रहे थे। तो ये जो है आप वो यहाँ लाएंगे तो किस लिए? क्योंकि आप स्केल बढ़ा सकते हैं, आप भिन्न तरीके की टेक्नोलॉजी ट्राई आउट कर सकते हैं, और हमारे अपने वैज्ञानिक है जो अपना काम भी इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो करेंगे। तो इसलिए ये जो साझेदारी है वो एक इक्वल पार्टनरशिप है। वैसे नहीं लगता है पर है इक्वल पार्टनरशिप। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रश्मि जी, बात को आगे बढ़ाते हैं और भारत पे फोकस करेंगे और बात करेंगे कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ ही साल में, पिछले 5 साल में क्या किया है, और जो एम्बेसडर साहब ने जो पेरिस एग्रीमेंट की जिक्र की, तो पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? फ्रैंक, भारत ने पेरिस समझौते के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनमें 3 मुख्य लक्ष्य हैं जो एमिशन से संबंध रखते हैं। 4-5 ऐसे हैं जो अडेप्टेशन यानी क्लाइमेट के रेसिलियंस और क्लाइमेट इम्पैक्ट से हम पर जो एडवर्स इफेक्ट होता है उसको कम करने से संबंधित हैं। लेकिन जो 3 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफ़ी दिलचस्पी लेता है, वो 3 लक्ष्य वो हैं कि एक तो हमें अपनी एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को घटा करके 35% घटाएंगे 2030 तक, 2005 के मुकाबले। इसमें हमने काफ़ी सफलता हासिल की है, और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमने 24% रिडक्शन ऑलरेडी हासिल कर लिया है, ये 2014 के अनुमान के हिसाब से। तो अभी देखिए 2014 का डाटा सामने आया है और 2030 करीब 15 साल बाकी हैं, तो उम्मीद है कि 24% से
35% पहुंचने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसका मतलब है कि हमारी इफिशियंसी ऑफ एनर्जी यूज इकोनॉमी में बढ़ रही है, तभी एमिशंस घट रहे हैं और जीडीपी बढ़ रही है। बेसिकली ये डीकपलिंग होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एमिशंस ग्रोथ को डीकपलिंग इसको कहते हैं। तो ये डीकपलिंग हो रही है। हमारा एमिशंस का ग्रोथ करीब एनुअल 3% है, हर साल होता है, और जीडीपी ग्रोथ है जैसा जानते हैं कि वो आप एक रेंज है, वो कभी अभी तो घट करके 4 या 5% हो गई थी, लेकिन उम्मीद है कि 6 से 7% हम फिर इसको वापस ले आएंगे। तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ 6 to 7% होता है और एमिशंस ग्रोथ 3% होता है, तो ऑब्वियसली देयर इज करेस्पॉन्डिंगली लोअर ग्रोथ ऑफ एमिशंस। तो ये एक पहला बड़ा कदम है और इसमें भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। इनफैक्ट आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि G20 के जो देश हैं, 20 देश हैं, उनमें भारत अकेला ऐसा देश है जो 2 डिग्री क्लाइमेट का जो टेम्परेचर राइज का जो लक्ष्य है उसमें अकेला ऐसा देश है जिसका एनडीसी उसके अनुकूल है। बाकी सारे देश भारत के से पीछे हैं। दूसरा मुख्य लक्ष्य था हमारा एनर्जी सिस्टम में बदलाव का। तो हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से करेंगे, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पहले इसका घोषणा की थी कि हम 38% ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं 2020 में। तो अभी 10 साल में हम बिल्कुल ये अनुमान है कि हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ ये है कि ये हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, एनर्जी, हमारा जो एनर्जी सप्लाई सिस्टम है उसमें 40% की बात कर रहे हैं। एनर्जी डिमांड में हम अभी भी पीछे हैं, वो करीब 12 से 13% है। तो हमें देखना होगा ये कि एनर्जी सिस्टम में हम बदलाव इस तरह से करें, ट्रांजिशन इस तरह से करें कि हमारा जो एनर्जी डिमांड है उसका ज़्यादा प्रतिशत रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा हो। हम सप्लाई सिस्टम में अगर 40% हासिल कर भी लें तो डिमांड सिस्टम में इसको उतना ही बदलाव लाने के लिए अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। और इसका मेन कारण है, मुख्य कारण है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सोलर प्लांट्स, विंड प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 24 से 25% होता है, जबकि कोल से फायर्ड प्लांट्स का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 60%, 70% कब कहाँ तक जा सकता है। इसलिए वो ज़्यादा इफिशिएंट है प्रोडक्शन के मामले में। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन का दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। तीसरा है हमारा कार्बन सिंक, यानी फॉरेस्ट में हम कितना कार्बन क्रिएट कर सकें। इसमें हमारा लक्ष्य 2.5 से 3 बिलियन टन का, इसमें थोड़ा पीछे हैं। और वैसे हमारे फॉरेस्ट बिल्कुल एरिया कवर हमारा मेंटेन हो रहा है और कहीं कहीं तो बढ़ भी रहा है। लेकिन ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसमें इसे हासिल करने के लिए हमें नई योजनाओं की और थोड़ी नई समझदारी की आवश्यकता है। इसमें फिस्कल इंसेंटिव्स की भी आवश्यकता है, और जंगलों से बाहर जा करके फार्म लैंड्स पर लोगों को पेड़ लगाने के लिए हमें संसाधन और इंसेंटिव्स मुहैया करने होंगे, जिसे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का नाम दिया जाता है। तो कार्बन सिंक हमें आउटसाइड द फॉरेस्ट क्रिएट करना है, और इसके लिए एक नई वित्तीय और नई एक आर्थिक व्यवस्था की प्रणाली की जरूरत है। तो ये 3 चुनौतियां हमारे सामने हैं। अंत में मैं एक बताना चाहूंगा कि जो मुख्य बातें ये है, इसके साथ साथ कोल की भी बात होती है, कोयले में कि हम अपने कोल प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे क्या, या बंद करने चाहिए क्या। देखिए, कोल हमारे एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है। कोल पर हमें ध्यान अभी इतना आवश्यक ध्यान देने की नहीं है, क्योंकि कोल का शेयर 2016 के बाद वैसे भी घट गया है। 2016 के बाद से हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी में, प्रोडक्शन में कोल का शेयर कांस्टेंट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब उसकी हमारी इफिशिएंसी बढ़ रही है, रिन्यूएबल का शेयर बढ़ रहा है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसके लिए काफ़ी संसाधन, नई टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने जिक्र किया हाइड्रोजन का, एनर्जी स्टोरेज का दिलीप सिन्हा जी ने जिक्र किया। तो एनर्जी स्टोरेज, ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, लार्जर इलेक्ट्रिफिकेशन और लिक्विड फ्यूल्स, इसकी जरूरत है, और इन टेक्नोलॉजीज के लिए हमें अमेरिका का सहयोग आवश्यक है। बिल्कुल। दिलीप जी, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं। जैसे कि विश्व सम्मेलन में हमने देखा है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन असलियत में हमने किसी को ठोस कदम लेते हुए नहीं देखा है। क्या जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया सीरियस है? देखिए, सीरियस है भी और नहीं भी है।
जहाँ तक जो पुराने जो नेगोशिएशन हुए हैं जिसमें कि हम लोगों ने भाग लिया था 1992 के बाद से, उसके बाद 97 में क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो प्रोटोकॉल अमेरिका उसमें शामिल नहीं हुआ, तो उससे बहुत बड़ा धक्का लगा क्योटो प्रोटोकॉल को। बड़ी मुश्किल से 5-6 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ 2007 या 8 में। उस समय तक पश्चिमी देशों में एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो जो भी उनका जो उत्साह था उत्सर्जन घटाने का, वो समाप्त हो गया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में घींच तान करके किसी तरीके से इन लोगों ने अपना टारगेट पश्चिमी देशों ने पूरा कर लिया, लेकिन वो बहुत ही छोटा, बहुत ही हल्का टारगेट था। उसके बाद अमेरिका और चीन ने आपस में समझौता किया 2014 में, और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, जो एक हल्का एग्रीमेंट है, वो लागू किया गया, और जो कि 2020 में अब शुरू हुआ है। अब 2-3 परिवर्तन हुए हैं। एक, अमेरिका में कोयला से हट के वो लोग नेचुरल गैस की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनको उत्सर्जन कम हुआ है। यूरोप में जो जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थे बड़े-बड़े, वो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया चीन को, इसलिए उनका उत्सर्जन कम हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया है सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल्स में। तो यूरोप में बहुत प्रगति हुई है नई टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण ये लोग अब इस परिस्थिति में हैं कि वो लोग 2030 तक, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि 50% कम कर देगा अपना उत्सर्जन 1990 के स्तर से। ब्रिटेन का कहना है कि 2035 तक 78% कम कर देगा अपना उत्सर्जन 1990 के मुकाबले। तो अगर ये ऐसा हासिल करते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कर पाते हैं कि नहीं, देखना होगा। अब ये कोविड के कारण जो रिसेशन हुआ है दुनिया में, उससे भी परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि एक दफा जब आर्थिक मंदी आती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा हो जाता है सरकार का, बनिस्बत की क्लाइमेट। तो अभी देखना हो कि जब जब दुनिया, विश्व की इकोनॉमी रिकवर करेगी इस कोविड के रिसेशन से, तो उसके बाद क्या होता है। करीब 12-13 ट्रिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया है सभी सरकारों ने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पूरे विश्व में। तो वो जब लागू होगा तो उससे भी उत्सर्जन बहुत बढ़ेगा। तो ये अब देखना होगा कि क्या होता है, ये देश क्या करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि चीन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, जो अमेरिका से दुगना उत्सर्जन करता है, कोयले से वो लगभग 250 गीगावाट कोयला का नया स्रोत स्थापित करेंगे, नया इंडस्ट्री स्थापित करेंगे, जो कि भारत की पूरी स्थापित जो कोल का प्रोडक्शन है उसके बराबर है। तो जो भी हम लोग बचाएंगे यूरोप में, अमेरिका में या भारत में, वो चीन उसका मुकाबला पूरा कर देगा, लेकर के वो कमी पूरी कर देगा। तो इसका एक विश्व के स्तर पर बहुत जरूरी है कि हम जो प्रमुख उत्सर्जक देश है चीन, और नंबर 2 पे जो अमेरिका है, उन पर हम दबाव डालें कि वो जो भी लक्ष्य स्थापित निर्धारित करते हैं उसका पालन करें। बिल्कुल, बिल्कुल उर्मी जी, अब जी। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और जो आप पहली फर्स्ट राउंड में आप बात कर रही थी वित्त के बारे में, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो बात घूम फिर के वित्त और टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे ही हमेशा आ जाता है। तो इसको हम कैसे एड्रेस करें, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में जो कमियां हैं उसको कैसे हम लोग कोलैबोरेट कर सकें और उसको आगे बढ़ाएं। देखिए, इसलिए बात वित्त और टेक्नोलॉजी पर आती है क्योंकि उनके सिवा अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर ये जो ट्रांजिशन है, आप जिस जिस व्यवस्था में हम आज हैं, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था नहीं है, एक एक्चुअली इकोनॉमिक व्यवस्था है, एक सोसाइटल व्यवस्था है। इस व्यवस्था से अगर हमें जो लो कार्बन व्यवस्था में जाना है, जिसमें प्रदूषण कम होता है, जिसमें उत्सर्जक कम होता है, उत्सर्जन कम होता है, तो उस व्यवस्था में जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव लाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी बदलाव है। हर एक हिसाब से। एक आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आज के दिन आप जब गाड़ी चलाते हैं, वो है इंटरनल कंबशन इंजन। कल जो जरूरत पड़ेगी वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब बिजली पर चलने वाली व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, उसके चार्जिंग के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। मतलब पेट्रोल पंप के जगह आपको चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन। तो पूरा व्यवस्था, मैं तो आपको बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, पर किस हिसाब से पूरी व्यवस्था बदल जाती है। तो इसलिए बात ले दे के वित्त और टेक्नोलॉजी पर आ ही जाती है। दिक्कत यह है कि कोई
सरकार अकेले नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी की चेंज है। जैसे मैंने आपको बोला, जो बदलाव है वो बहुत बड़ी बदलाव है, तो उसके लिए हर एक स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब दूसरी बात ऐसे देखें, हम हर एक जो नेगोशिएशन होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय नेगोशिएशन होती है क्लाइमेट चेंज पर, वो हर टाइम इस बात पर अटक जाती है। एक बहुत बड़ा अड़चन का जो एक मुद्दा है वो है वित्त, और बात होती है कि जो सरकारें क्या वित्त देंगी, नॉट कि कोई प्राइवेट क्या इन्वेस्टमेंट करेगा, ये नहीं। पर आपको ये मान के चलना पड़ेगा। अब आज के दिन कोविड के कोविड के माहौल में ही आप देख लीजिए, सरकार के पास करने के लिए उसकी जो क्षमता है, उसकी जो फिस्कल क्षमता है वो लिमिटेड है। तो हर एक जो स्टेक होल्डर है, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, सबको योगदान करना पड़ेगा। तो चेंजेस जो आएंगे, तो फाइनेंशियल फ्लोज जो है वो सरकार के भी होंगे, पब्लिक फंड्स होंगे और प्राइवेट फंड्स भी होंगे। तो इसलिए ये जो बात हम करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ये क्यों हम इतनी बात करते हैं, जो राष्ट्रीय निर्धारित जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो एनडीसी बोलते हैं जिसको, हम इतना बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुनिया के सबको बोलना चाह रहे हैं कि हमारा प्लान है कि आज हम ये काम कर रहे हैं, हम आज इतना क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और या क्लीन एनर्जी बनाने की क्षमता हमारे पास इतनी है, और आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद हम बढ़ा के इतना ले आएंगे। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, उसको कैसे आप अट्रैक्ट करेंगे? आप अगर अपना प्लान नहीं बताएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जैसे भारत की जो प्लान, जो नया जो टारगेट भारत ने अपने लिए डिसाइड किया, हालांकि अभी भी वो एनडीसी का अंश नहीं है, क्योंकि भारत ने अपना नया एनडीसी जमा नहीं किया है, तो उसमें है 450 गीगावाट। ये 450 गीगावाट जो है, उसको हासिल करने के लिए लगभग $600 बिलियन लगभग इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए आप सिर्फ सरकारी खजाने की ओर नहीं देख सकते ना, आपको तो प्राइवेट प्लेयर्स के ओर देखना पड़ेगा। और बाकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आप ये मान के चलिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। यही आपकी इकोनॉमी ग्रो करने के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप चाहेंगे कि लोग निवेश करें ताकि नौकरियां बने, ताकि कल को आपको कोयले के खान में नहीं नौकरी करनी पड़े, पर आप कोई न्यू इकोनॉमी की, जो न्यू क्लीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के तहत या लो कार्बन इकोनॉमी के तहत जो नए सेक्टर्स बनेंगे, उनमें नौकरियां बनेंगी। तो ये मतलब अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये सिर्फ सरकार की काम नहीं है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की काम नहीं है, ये एक ऑल ऑफ सोसाइटी, ऑल ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबको इसमें योगदान लेना ही पड़ेगा, और जब सब योगदान लेंगे तब वित्त भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर फंड्स आएंगे, जो प्राइवेट निवेशकार हैं वो भी आएंगे, जैसे आप पेंशन फंड्स हैं, एसेट मैनेजर्स हैं, सरकारें भी आएंगी। अब और टेक्नोलॉजी आप हर क्षेत्र में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी पर काम होती है, पब्लिक सेक्टर में भी होती है, बायलैटरल पार्टनरशिप्स होते हैं सरकारों के साथ। जैसे अभी ये जो इंडिया यूएस जो हम जिस साझेदारी की बात कर रहे हैं, वो एक सरकारी लेवल पर है, पर उसके अंदर आपके प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप्स भी होंगे। और हम ऐसे पार्टनरशिप्स पहले भी देख चुके हैं जहां इंडिया इन्वॉल्व है, जैसे कि जो लीड पार्टनरशिप है, जो इंडिया और स्वीडन जिसका नेतृत्व ले रहे हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप है। तो इसलिए आप कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको आप बाहर रख सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समय आ गया है अभी क्लोजिंग कमेंट्स लेने के लिए सभी मेहमानों से। तो बात करते हैं आगे का सबसे अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। शुरुआत आपसे करेंगे रश्मि जी। धन्यवाद फ्रैंक। मुझे इस द्विपक्षीय सहयोग का भविष्य अच्छा दिखता है, चूँकि हमें अपने आर्थिक प्रणाली में और हमें अपनी ऊर्जा की जो व्यवस्था है उसमें अगर लॉन्ग टर्म परिवर्तन लाना है, तो उसमें हमें वित्त की और नई तकनीक की आवश्यकता है, जैसा उर्मी जी ने कहा।
और इसमें हमें अपने लक्ष्य हमने अपने निर्धारित तो किए ही हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा 450 गीगावाट की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर इसको आप एनर्जी डिमांड के रूप में बदल कर देखें तो इसका मतलब है करीब 30% पहुंच जाता है ये, और ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए हमें काफ़ी बड़े पैमाने पर वित्त की आवश्यकता है। अभी हमने करीब 100 गीगावाट हासिल कर लिया है, और इसे आगे बढ़ने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की आवश्यकता है। दूसरा एक पक्ष जो हम इस सिर्फ एनर्जी के बारे में जब बात करते हैं तो भूल जाते हैं, वो है औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन का, जिसे हम अंग्रेजी में या हिंदी में आप इसे कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए को कार्बन मुक्त करने के लिए सिर्फ एनर्जी को कार्बन मुक्त करना आवश्यक नहीं है, उसके लिए नए तरह के फ्यूल्स की आवश्यकता है, जो कोल पर आधारित ना हो, जो तेल पर आधारित ना हो, और वो नए ऊर्जा स्रोत हैं, हाइड्रोजन है या लिक्विड फ्यूल्स हैं, बायोफ्यूल्स हैं। और ये ऐसी तकनीकें हैं जिन पर अभी काम चल ही रहा है। ये अभी तकनीकें मार्केट में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई हैं, क्योंकि इनके रिलेटिव कॉस्ट्स काफ़ी हैं। तो इसमें रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन सबकी आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते होंगे मिशन इनोवेशन चल रहा है। हर साल क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल होता है, जिसमें अमेरिका एक बड़ा भारी रोल अदा करता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कोएलिशन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको, और G20 है, इन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि नई तकनीकें, नए फ्यूल सोर्सेज के डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी से जल्दी पैदा किया जा सके और हमारे जैसे देशों को मुहैया कराया जा सके, तभी हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में जल्दी सफल हो पाएंगे। इसलिए हमारा सहयोग अमेरिका के साथ, ऐसे देशों के साथ बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। दिलीप जी। देखिए, भारत में जो कार्बन फ्यूल्स जो हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनकी बहुत कमी है। ऑयल तो हमारे पास है नहीं, 80% बाहर से मंगाते हैं। गैस हमारे पास है नहीं। कोयला है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और जो है उसे निकालना, उसे इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अब दिल्ली में एक थर्मल पावर प्लांट है कोयले का, उसे बंद रखा गया है। क्यों? ताकि दिल्ली में प्रदूषण नहीं हो। तो अगर हम कोयला प्लांट चाहते भी हैं तो कहाँ स्थापित करेंगे? झारखंड में क्यों? वहां के लोगों को क्यों परेशान करें हम? तो हमें ये मान के चलना होगा कि हमारे पास जो ऊर्जा के स्रोत हैं कार्बन वाले, वो हम इस्तेमाल न करें, और उसके बदले हम यदि आगे बढ़े टुवर्ड्स न्यू टेक्नोलॉजीज, उसे डेवलप करना होगा हमें। उसे, उसके लिए हमें जितना सहयोग कर सकें, जिस देश के साथ सहयोग कर सकें, हमें करना चाहिए। और हमारी जो प्लानिंग है उसमें कोशिश होनी चाहिए कि हम जो जो नए इंडस्ट्री स्थापित करें, जो नया लाइफस्टाइल स्थापित करें, उसमें कार्बन फ्री जहां तक हो सके, या ऊर्जा की खपत हम कम करें, ताकि एक तो डिमांड थोड़ा रेगुलेटेड हो, कंट्रोल्ड हो, और दूसरा जो नई टेक्नोलॉजीज हैं हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उसमें आगे बढ़ सके। हमारे पास और कोई स्रोत है नहीं इस वक्त। बिल्कुल। उर्मी जी। अगर आप देखें कि आज के दिन में हम ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या क्लाइमेट चेंज, ज्यादा बारिश, सूखा, ड्राउट, फ्लड्स, ये बहुत होती हैं हमारे देश में। हम इंडिया एक हिसाब से एक क्लाइमेट वल्नरेबल देश है, ये हमें मान के चलना पड़ेगा। और दूसरे हाथ में हम अपने आप, अभी हमारी डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ। हमारा एक लक्ष्य है कि 2024 तक हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। तो अगर हमें ये लक्ष्य पूरा करना है और इस हिसाब से करना है ताकि हमारे देश में नुकसान कम हो, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन एक फैक्टर है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर आप ये मान के चले कि जलवायु परिवर्तन एक सच है और उसके रहते हुए हमें हमारी अपनी इकोनॉमी को बढ़ानी है, तो आपको नए उपाय निकालने पड़ेंगे। और वो एक ऑप्शन ये है कि आप जो कार्बन मुक्त एक इकोनॉमी, कार्बन मुक्त एक सोसाइटी, उसके और बढ़े। और उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो पूरा बदलाव होगा, उसके लिए हम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो ना धन है, ना साधन है। हमारे पास बहुत कुछ है, एक स्केल है जिससे कि हम दाम कम कर सकते हैं चीजों की, क्योंकि हमारी जरूरत इतनी ज्यादा है। हमारे पास वैज्ञानिक हैं जो इस काम में जुड़ सकते हैं, पर हमारे पास कुछ हद तक निवेश के लिए पैसे भी हैं, पर और जितना निवेश जरूरत है उतना पैसा
बहुत कम देशों के पास पूरा साधन होगा। तो इसलिए हमारे लिए ऐसे जो पार्टनरशिप्स हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या जापान के साथ हो या यूरोप के साथ हो, बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि हम एक हिसाब से ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं या दूसरे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो फॉर्म जैसे फाइनेंशियल मॉडल्स के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें हम बनाने में, उसको तैयार करने में हमारी भागीदारी रहेगी। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि वो विकसित देश हैं और हमारे जरूरत है, विकासशील देश होने के नाते हमारे जरूरतें दूसरे हैं। हमारे देश में अभी भी ये स्थिति है कि 81% लोगों के घर में, गांव में, जो हमारा रूरल सेगमेंट है, वहां घर में नलका नहीं है। तो अगर वो भी सच है और ये भी सच है कि हम एक G20 देश हैं, तो ये दोनों, ये तो हमारे लिए, जब ये हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये बदलाव की बात करते हैं, कार्बन मुक्त इकोनॉमी की, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी ये डेवलपमेंट की भी जरूरत है। और ये सबसे बड़ी ये चीज है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, ऐसे बहुत सारे देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, जहां यही इनकी समस्या है। तो एक हिसाब से अगर हम इस साझेदारी से सिर्फ अपना ही नहीं कर पाएंगे, बाकी देशों के लिए भी एक उपाय निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ देश विदेश नीति में इतना ही। सभी मेहमानों को भारत फर्स्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से ध्यान दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। भारत फर्स्ट टीम एक डेली क्विज चलाती है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारत फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के भाग ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और एक बार फिर से सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इसी समय अगले हफ्ते, तब तक के लिए देखते रहिएगा भारत फर्स्ट।